अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में से वेरी मच इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं किसका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एंड सेकंड वन इज़ नोन एज अ मेन फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मेन फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि सी प्री प्रोसेसर या सी कंपाइलर के लिए होती हैं, नॉट फॉर द यूज़र, नॉट फॉर द प्रोग्रामर। यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि सी प्री प्रोसेसर या सी कंपाइलर को प्रोवाइड की जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन कमांड्स को हम लोग नाम देते हैं किसका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि मॉडिफाई करता है, ऑल्टर करता है हमारे सोर्स प्रोग्राम को बिफोर कंपाइलेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा बिफोर कंपाइलेशन, दैट प्रोग्राम इज़ नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैश साइन से स्टार्ट की जाती हैं, इस सिंबल से स्टार्ट की जाती हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, दैट इज़ नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो अगर हम लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं किससे, हैश साइन से। ये दोनों की दोनों हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज आर नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को इंक्लूड कहा जाता है और सेकंड को डिफाइंड डायरेक्टिव कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ यूज्ड टू इंसर्ट स्टैंडर्ड हेडर फाइल इनटू अ प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। इंक्लूड डायरेक्टिव जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी चीज़ को इंक्लूड करना, किसी चीज़ को इंसर्ट करना, किसी चीज़ को ऐड करना। तो ये जो इंक्लूड डायरेक्टिव है ये किस चीज़ को ऐड करता है, ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में, यानी कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसमें ऐड करता है, इंसर्ट करता है बिफोर कंपाइलेशन। यानी कि अगर मैंने अपने प्रोग्राम में, सोर्स प्रोग्राम में कोई मैंने फ़ाइल, स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा, जो डायरेक्टिव यूज़ करूँगा, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, इंक्लूड डायरेक्टिव का। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो हैश साइन इंक्लूड और उसके बाद यहाँ पर हम लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और इसके दरमियान हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड हेडर फाइल। तो ऐसी तमाम फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .h होती है वो हमारी फाइल्स होती हैं, वो हेडर फाइल्स होती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक फ़ाइल इंक्लूड की हुई है stdio.h, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये ऐसी फ़ाइल है जिसमें हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई आउटपुट फंक्शन जिसे हम printf कहते हैं ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़नी है stdio.h। और इसी तरीके से अगर हमने कोई इनपुट फंक्शन जो कि सी लैंग्वेज में scanf जो है ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है, अगर हम अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें ये फ़ाइल जो है ये हमने लाजमी इंक्लूड करनी है, अदरवाइज़ हम ये फंक्शंस अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल नीचे लिखी हुई है math.h। तो math.h ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें तमाम के तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप साइन यूज़ करना चाहते हैं, कॉस यूज़ करना चाहते हैं, टेन यूज़ करना चाहते हैं, तो इन तमाम फंक्शंस की इंफॉर्मेशन जो होगी वो किस फाइल में होगी, वो math.h में होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक फ़ंक्शन हम लोगों ने लिखा है sqrt, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने ये फ़ाइल इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में math.h। इसके बगैर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक तो बात हुई इंक्लूड डायरेक्टिव की, और सिंपल वर्ड में हमने ये कहा कि इंक्लूड डायरेक्टिव हमारे पास एक ऐसा डायरेक्टिव है जो कि प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इसकी जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, डिफाइंड डायरेक्टिव का। डिफाइंड डायरेक्टिव जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एक कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। इन सिंपल वर्ड में अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी है, कोई कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन करना है, तो उसके लिए जो डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज अ डिफाइंड डायरेक्टिव। तो डिफाइंड डायरेक्टिव जो है अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, है साइन और आगे इसके डिफाइन का कीवर्ड हमारे पास यूज़ होगा। इसके आगे हमने मैक्रो नेम बताना है और उसके आगे हम लोग या तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ कोई वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को। तो जब हम डिफाइंड डायरेक्टिव की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम अपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं और वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकेंगे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर पाई, पी और आई कैपिटल में यूज़ किया गया, ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट मैक्रो का नेम है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3.142857। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने पाई को यूज़ करना है तो पाई की वैल्यू की बजाय हम पाई का ये जो नेम हमने मैक्रो नेम हमने डिफ़ाइन किया है ये हम यूज़ कर सकते हैं। और इस पाई की वैल्यू को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू बन चुकी है। तो डिफाइंड डायरेक्टिव ये हमारे पास एक ऐसा डायरेक्टिव है जो कि कांस्टेंट मैक्रो को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है इनसाइड द प्रोग्राम। और जब आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट मैक्रो डिक्लेयर कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं, तो उस वैल्यू को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक शॉर्ट आंसर आता है व्हाट इज़ अ कांस्टेंट मैक्रो। तो कांस्टेंट मैक्रो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैक्रो हमारे पास एक नेम है जो कि हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करते हैं बिफोर द कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन से पहले हमने एक कांस्टेंट वैल्यू को एक नेम असाइन कर दिया और उसको हमने नाम दिया किसका, कांस्टेंट मैक्रो का। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने एक नेम असाइन कर दिया किसका, पाई का। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई, दैट इज़ नोन एज अ कांस्टेंट मैक्रो। और ये अक्सर एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर के तौर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कांस्टेंट मैक्रो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम डिफ़ाइंड डायरेक्टिव की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। ये फ़ाइल आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।